वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तंत्रा। एक्चुअली जब से मैं इस मूवी का ट्रेलर देखा, इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो सच में मूवी देखने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट यार। फुल मूवी एंगेजिंग में चलती रहती है। एक्चुअली इस मूवी में ब्लैक मैजिक के बारे में दिखाया गया है। ब्लैक मैजिक में कौन से टाइप है वो डिस्क्राइब किया है। लगता है डायरेक्टर भाई साहब बहुत ही डीपली रिसर्च किया है। मूवी में अच्छे खासे हॉरर एलिमेंट्स है, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह कहानी तो लाजवाब है। विरूपक्षा, पुलिमेरा, मंगलवारम, इन मूवीज के बाद ये मूवी भी मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गई। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कहानी बहुत ही लंबी है। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह वीडियो को पूरा देखना जरूर। ऐसे कंटेंट हर रोज नहीं मिलते देखने को। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक बूढ़ा बंदा अपने हाथ में लोटा लेकर खेतों में जाने लगता है, मतलब हल्का होने के लिए। उसी किसी पेड़ के ऊपर एक टीनेज लड़की इसको नजर आती है और वो लड़की एक मुर्गी को पकड़कर उसका खून पीने लगती है। उसके बाद क्या था, ये बूढ़ा बंदा अपना लोटा यहीं पर फेंक कर यहाँ से भाग निकलता है और शायद रास्ते में ही हक भी देता है। खैर, पहले पार्ट का नाम है खून की प्यासी। इस मूवी में ओवरऑल से 6 या 7 पार्ट्स है। एक्चुअली पार्ट्स नहीं, सेक्शंस कहते हैं ना, पार्ट इज समथिंग लाइक दैट। उस हिसाब से चलने लगती है इस मूवी की कहानी। उसके बाद मूवी की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेखा। रेखा की दादी रेखा से कहने लगती है कि अरे रेखा बेटा, बाथरूम में मेरे लिए गर्म पानी रख दो ना, मैं नहाने आ रही हूँ। जब रेखा बाथरूम का दरवाजा ओपन करती है तो कोने में एक अजीबोगरीब की लड़की बैठी होती है। ये सीना गजब, गूज़बम्प्स। इस लड़की को देखकर रेखा तो शॉक में रह जाती है। तभी रेखा के पास इसकी दादी आती है। कहने लगती है, अरे मैं तुमको बाथरूम में पानी रखने के लिए कहा, क्या अंदर कोई भूत देख लिया तुमने? इस तरह से उस बाथरूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता। रेखा जाने के बाद रेखा का फादर कुमार यहाँ पर आता है और कुमार की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि कुमार अपनी बेटी रेखा से बहुत नफरत करता है। मतलब कुमार की बीवी रेखा को जन्म देने के बाद वो मर गई और इसका जिम्मेदार रेखा को ठहराने लगता है कि रेखा जन्म होते ही अपनी माँ को खा गई, कमबख्त कही की। खैर, दूसरे सीन में मूवी के हीरो तेजा को दिखाया जाता है और एक्चुअली ये 4 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, रेखा, तेजा, शैलजा और उसका छोटा भाई वासु। ये चारों इंटरमीडिएट पढ़ते रहते हैं किसी कॉलेज में। हर रोज एक साथ ही कॉलेज जाते हैं आते हैं। रास्ते के दरमियान रेखा और तेजा चोरी चुपके एक दूसरे की टिफिन बॉक्सेस को एक्सचेंज करने लगते हैं। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और ये बात शैलजा और वासु को पता नहीं होती। थोड़ी दूर आने के बाद रेखा ये देखती है कि एक अजीब की लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को फांसी लगा रही है। ये देखकर रेखा वहीं पर रुक जाती है। रेखा को देखकर इसकी फ्रेंड शैलजा पूछने लगती है, अरे रेखा, तुम हमेशा इसी पेड़ के पास आकर क्यों रुक जाती हो? क्या उस पेड़ के ऊपर कोई भूत वूत है क्या? वासु कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये पेड़ दिखने में बहुत ही अजीब है। लगता है इस पेड़ के ऊपर किसी की आत्मा है। तेजा कहने लगता है कि मुझे भूत प्रेत में तो यकीन नहीं, लेकिन दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत ही सुकून सा महसूस होता है। अगर वही हम कब्रिस्तान में जाएंगे तो हमारा दिल मचलने लगता है, घबराने लगता है, जिसका मतलब वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। एक और एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक्सीडेंट हमेशा एक ही स्पॉट पर होते हैं, जिसका मतलब उस एरिया में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर है। खैर, कॉलेज खत्म होने के बाद तेजा और वासु तेजा के मामा शंकर के पास जाते हैं और ये शंकर बहुत ही ज्ञानी होता है। तेजा और वासु को कुछ और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि किसी आइलैंड में कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं पता है तुमको? वो सारे लोग एक बड़े से पेड़ के पास आकर उस पेड़ को गालियाँ देने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो पेड़ सूख कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो ट्राइबल लोग उन लकड़ियों का फायदा लेते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी काम करती है। और इसी तरह मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं। अगर किसी के अंदर ट्यूमर है तो पेशेंट्स को ये बताने लगते हैं कि आप लोग ये सोचिए कि आपके ट्यूमर को पिराना मछलियों ने खा लिया। उसके साथ साथ इलाज भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काम करती है और ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। तेजा पूछने लगता है, क्या मामा सच में दुनिया में कोई ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज है? तो शंकर तेजा और वासु को हिस्ट्री के हिसाब से कुछ और एग्जाम्पल्स को बताने लगता है कि जैसे महाभारत में भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ था। कुछ लोग ब्लैक मैजिक को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे काम के लिए, अपने फायदे के लिए। और इसी तरह शंकर को इस ब्लैक मैजिक पूजा पाठ के बारे में बहुत नॉलेज होती है।
खैर उसी रात जब रेखा पढ़ाई करते करते जब सो रही होती है लाइट ऑफ करते ही रेखा के पीछे कोई लड़की खड़ी होती है। ये ऑब्जर्व करके जब रेखा दोबारा अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। रेखा डर के मारे दोबारा अपने ऊपर चादर ओढ़कर सोने लगती है। तभी रेखा को ऐसा एहसास होता है कि इसके आसपास काफी सारी आत्माएं हैं, इसको जगाने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ी देर के बाद रेखा अचानक से अपनी नींद से जाग जाती है और अपने घर से बाहर जाने लगती है। मतलब रेखा को नींद में चलने की आदत होती है। रेखा को देखकर रेखा की दादी कुमार को जगाने लगती है कि देखो रेखा बाहर जा रही है, तुम भी उसके पीछे जाओ ना। कुमार अपनी माँ से कहने लगता है अरे मरने दो उसको, हर उसका काम ही तो है, वापस आ जाएगी। सो इस तरह से रेखा जब जब अपनी नींद से जागकर किसी जगह पर जाती रहती है, फॉर एग्जाम्पल कब्रिस्तान। खैर इसी गांव में एक मुस्लिम बाबा होता है। तो सुबह सवेरे रेखा इस बाबा के पास आकर कल रात इसके साथ जो हुआ वो बताने लगती है कि बाबा जी कल रात मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, जैसा लगा कि मेरे आसपास कोई है, बहुत ही बुरा सपना आया मुझे। वो बाबा जी रेखा से कहने लगता है अरे फिक्र मत करो बेटा, कुछ दिनों बाद मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद तुमको एक अच्छी सी तावीज बांध दूंगा। इस तरह से उसको कुछ दुआ वगैरह देने लगता है। खैर दूसरे दिन ये 4 फ्रेंड्स अपने कॉलेज पर जाने लगते हैं। तभी गांव वाला एक बंदा तेजा के पास आकर कहने लगता है अरे तेजा हमारे घर के पास ड्रेनेज खराब हो चुका है, जाकर फटाफट से क्लीन कर दो। तेजा कहने लगता है भाई मैं फिलहाल तो कॉलेज जा रहा हूँ, वापस आने के बाद शाम में ठीक कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो बंदा तेजा पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि तुमको इतनी चर्बी चढ़ी कि मुझे ही जवाब देने लगे, आखिरकार तुम एक वैश्या के बेटे हो, तुम्हारी माँ सारे गाँव वालों को खुश किया करती थी, तुमको पढ़ाई की क्या जरूरत, तुम भी वही धंधा करो। इस तरह से तेजा को बहुत बुरा भला बोलने लगता है। मतलब तेजा की माँ एक वैश्या थी और इसी तरह तेजा छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते रहता है। थोड़ी देर के बाद वासु चिल करने के लिए अपने दोस्तों से कहने लगता है कि आज तो हमारे गांव में फेस्टिवल है ना, बताओ कौन कौन मेरे साथ आ रहा है। रेखा कहने लगती है फेस्टिवल तो रात में है ना, आपको पता है ना मैं रात में घर से बाहर नहीं निकलती, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी बाबा। कॉलेज खत्म होने के बाद तेजा रेखा के घर पर जाता है। मतलब जब घर पर रेखा का फादर मौजूद नहीं होता तेजा रेखा से मिलने के लिए जाते रहता है। और आज गाँव वाला बंदा तेजा के साथ जिस तरह से बात किया उन बातों को याद करके रेखा बहुत फील होने लगती है, सिहक करके रोने लगती है। तेजा रेखा से कहने लगता है कि आज तो सारे गांव वाले मेला देखने के लिए चले गए, चलो हम सारे गांव को अकेले घूमते हैं। इस तरह से पहले ये दोनों किसी नदी के किनारे के पास जाते हैं। रेखा तेजा से कहने लगती है क्या तुमको बुरा नहीं लगा उस बंदे की बातों पर। तेजा कहने लगता है कि वो लोग मेरी दुनिया नहीं है, रेखा तुम मेरी दुनिया हो। मेरी माँ एक्सीडेंट में मरने के बाद तुमने बचपन से लेते हुए अब तक मेरा सहारा बना, मुझे सपोर्ट करती आ रही हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी मुझे कोई भी शिकायत नहीं थी कि मेरी माँ एक वैश्या है, लेकिन मुझे कभी भी मेरी माँ का प्यार नहीं मिला। हर रात मेरी माँ अपने घर से बाहर जाया करती थी। बचपन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया करता था। एक दिन भी मेरी माँ ने मुझे अपने गले नहीं लगाया, अपनी गोदी में नहीं सुलाया। इसी बात से मैं अपनी माँ से बहुत नफरत करता हूँ। इस तरह से बेचारा तेजा रोते हुए बहुत फील होने लगता है। रेखा इसको समझाने लगती है। बाद में ये दोनों सारे गांव को अच्छे से घूमने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। रोमांटिक गाना भी चलता है। रात होने के बाद तेजा रेखा को उसके घर के पास ड्रॉप करता है। आधी रात को जब रेखा सो रही होती है तो रेखा की कानों में एक आवाज गूंजने लगती है कि रेखा मुझे खून चाहिए, मुझे खून दो, मैं खून की प्यासी हूँ। तो रेखा अचानक से अपनी नींद से जागकर एक चाकू लेकर अपने पैरों पर जख्म करके इसका खून एक ग्लास में भरकर खिड़की के पास रखती है और दोबारा वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होने के बाद जब रेखा उस ग्लास को देखती है तो ग्लास में खून मौजूद नहीं होता। समझ में नहीं आता कि ये ग्लास यहाँ पर कैसे आई। उसके बाद रेखा उस बाबा के पास जाने पर वो बाबा रेखा को कुछ तावीज वगैरह देने लगता है। इस तरफ तेजा अपने मामा शंकर के पास आता है। शंकर तेजा को कुछ बातें बताने लगता है। क्या तुमको पता है कि हर हफ्ते जू के पास कुछ चीजें खरीदने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती है। वो चीजें ये है शेर का मूत और जंगली जानवर के बाल, क्योंकि ये 2 चीजें काले जादू में बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत पावरफुल होती है। तेजा अपने मामा से पूछने लगता है अरे मामा तुमको इस पूजा काले जादू के बारे में बहुत कुछ पता है, क्या तुमने कभी काला जादू किया है। शंकर कहने लगता है हाँ बेटा, अनजाने में 1 या 2 बार किया था मैंने। उसके बाद एक लड़की मुझसे वादा लिया कि कभी भी इन काले जादू को मत करो, तो मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली बचपन में मेरी माँ ने मेरे पापा को छोड़ दिया और मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया,
क्योंकि मैं तो अपाहिज हूँ। जब मैं किसी मंदिर के पास बैठकर रो रहा था तो एक लड़की मेरे पास आई, मुझे खाना दिया, हर रोज मेरे लिए टाइम टू टाइम खाना लाती थी, मुझे पढ़ाया सिखाया, मेरी अच्छी फ्रेंड बनी। इसलिए मैं उस लड़की की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, और मैं उस लड़की को कुछ करके इम्प्रेस करना चाहता था। इसी दरमियान में मुझे पूजा पाठ काली जादू के बारे में पता लगा। जब मैं टीनेज की उम्र में था तो तभी मैं पहले तंत्र विद्या सीखने की कोशिश की। कोई भी तांत्रिक पहले ये तांत्रिक विद्या सीखता है, उसका नाम है शव साधन। मतलब फ्रेशली मरे हुए बंदे के साथ ये पूजा करनी होगी। उस लाश को नंगा करके हम भी नंगा होके उसके ऊपर बैठकर कुछ मंत्र वगैरह जपना होगा। अगर ये शव साधन संपूर्ण हो गया तो तांत्रिक को कुछ शक्तियाँ हासिल होती है। तो वही शक्तियाँ हासिल करने के लिए मैं भी ये पूजा करने लगा। लेकिन रिचुअल के दौरान वो लाश उठ बैठी। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अक्सर तांत्रिकों के साथ ऐसा ही होता है, जो कामयाब हुआ उसे शक्ति हासिल होती है, जो नाकामयाब हुआ वो बीमार होता है। तो मुझे भी उस लाश को जिंदा देखकर मेरे तो फिट्स आने लगे। मैं नाकामयाब रहा शक्ति हासिल करने में। मुझे ठीक होने में काफी दिन लग गए। इसी दरमियान में वो लड़की हॉस्पिटल पर आकर मेरा हालचाल पूछा। मैंने उस लड़की को सच बता दिया कि मैंने काला जादू किया। तो उस लड़की ने मुझसे वादा लिया कि दोबारा तुम इस तंत्र विद्या को नहीं करोगे। तेजा पूछने लगता है, तो मामा फिर तुमने दोबारा ट्राई नहीं किया? शंकर कहने लगता है, हाँ दूसरी बार मैंने ट्राई किया, और वो है वशीकरण। मैंने उसी लड़की के ऊपर वशीकरण किया। खैर दूसरे पार्ट का नाम है पाताला कुट्टी। एक दिन रेखा, तेजा, वासु कॉलेज के पास रहकर शैलजा का इंतजार करते रहते हैं। मतलब शैलजा को कुछ लेट हुआ होता है। तभी रेखा ये देखती है कि शैलजा के पीछे एक बहुत ही अजीबोगरीब की लड़की आ रही है, इसको फॉलो करते हुए। ये देखकर रेखा के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन शैलजा को नहीं बताती। कॉलेज खत्म होने के बाद रेखा तेजा को अपने पास बुलाकर कुछ बातें बताने लगती है कि तेजा, बाबा ने मुझसे ये कहा कि शैलजा पर किसी ने काला जादू किया। इसी का एग्जामिन करने के लिए मैं आज कॉलेज खत्म होने के बाद शैलजा के घर पर गई, नोट्स मांगने के बहाने से। बाबा ने मुझे एक पाउडर दिया। मैंने शैलजा से कहा कि उस पाउडर में थोड़ा बहुत थूक दो, तो शैलजा ने थूक दिया। उसके बाद मैंने एक नींबू शैलजा के सामने रखा तो शैलजा मुझे डराने धमकाने लगी कि तुम जाओ यहाँ से, और उसकी आवाज़ बहुत ही भयंकर थी तेजा। उसके बाद बाहर आकर जब मैंने उस पाउडर को देखा तो उस पाउडर में खून लगा हुआ था। तो इससे ये बात पक्की हो गई कि शैलजा पर किसी ने काला जादू किया। प्लीज तेजा मेरी मदद करो ना। हम दोनों शैलजा के घर पर जाकर उसकी माँ और बड़े भाई से इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो उसी तरह से रेखा और तेजा शैलजा के घर पर जाकर शैलजा की माँ और शैलजा के बड़े भाई से ये बात कहने लगते हैं कि शैलजा पर किसी ने काला जादू किया, और उस काला जादू का नाम है पाताला कुट्टी। 11 दिनों के बाद शैलजा हर रात कब्रिस्तान पर जाएगी, और इसके 6 दिनों के बाद फाइनल स्टेप आएगा। शैलजा के ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया वो बंदा पूजा पाठ करके शैलजा को अपने पास बुलाएगा और उसको बलि देने के लिए खून में मिला हुआ खाना खिलाएगा। लेकिन शैलजा उस खाना खाने से पहले हमको उस तांत्रिक का सर धड़ से अलग करना होगा, तभी शैलजा ठीक हो सकती है। यह सुनने के बाद शैलजा का बड़ा भाई कहने लगता है, अरे यार तुम लोग तो पढ़े लिखे हो ना, इन सारी फिजूल की बातों पर यकीन कैसे करने लगे? इस तरह से भरोसा नहीं करता। सो देखते ही देखते 11 दिन गुजरने लगते हैं, और इन 11 दिनों में शैलजा की तबीयत बिगड़ती रहती है, और 12वीं रात शैलजा कब्रिस्तान पर जाने लगती है। शैलजा का बड़ा भाई और वासु शैलजा को फॉलो करने लगते हैं, उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी तेजा आकर इन दोनों को रोकने लगता है। कहने लगता है अगर हम लोग आगे जाएंगे तो उस तांत्रिक को हम पर शक होगा, हम लोगों को उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सो ये देखकर तब जाके शैलजा के बड़े भाई को यकीन होता है कि हाँ शैलजा के ऊपर किसी ने काला जादू किया। दूसरे दिन तेजा अपने मामा शंकर के पास आकर इसी ब्लैक मैजिक पाताला कुट्टी के बारे में पूछने लगता है। शंकर शॉक में रह जाता है, किसके बारे में तुमने कहाँ पर सुना? तो तेजा जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है कि बाबा ने कहा कि शैलजा पर ये ब्लैक मैजिक हुआ, इसका तोड़ भी बताया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग करना होगा। तो सेफ्टी के तौर पर शंकर तेजा को कुमकुम और तुलसी का पानी देने लगता है कि वहाँ पर जाते समय अपने माथे पर लगा लेना। उसके बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो तांत्रिक शैलजा को अपने पास बुलाने के लिए तंत्र विद्या करते रहता है, और उसी जगह पर ये चारों लोग होते हैं। थोड़ी देर के बाद शैलजा अपने आप इस तांत्रिक के पास आती है, और एक्चुअली बात यह है कि जब गांव में फेस्टिवल हुआ था ना, उस वक्त इस बंदे ने शैलजा को हल्के से छेड़ दिया,
जिसकी वजह से शैलजा ने इसके मुंह पर थूक दिया। सो बदला लेने के लिए ये बंदा शैलजा के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया। कहने लगता है कि तुमको तो अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत नाज है ना, अब देखो तुम्हारी इस खूबसूरती का मैं क्या हाल करता हूँ। इस तरह से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है और फाइनली जब ये तांत्रिक खून में मिला हुआ खाना शैलजा को खिलाने ही वाला होता है, तभी शैलजा का बड़ा भाई इस तांत्रिक को मारने के लिए आता है। लेकिन वो तांत्रिक शैलजा के बड़े भाई का हाथ पकड़ लेता है, पहचान लेता है कि इसको मारने के लिए आया। लेकिन उसी वक्त तेजा आकर इस तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर देता है। तब जाके शैलजा नॉर्मल होती है, ठीक हो जाती है। दूसरे दिन शैलजा की फैमिली वाले उस बाबा के पास जाते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए, और शैलजा का बड़ा भाई तोहफे पर एक सोने की चेन को भी देने लगता है इस बाबा को। खैर तीसरे पार्ट का नाम है दुश्मन का आना। एक दिन ज्योतिष बोलने वाला एक बंदा जब रेखा के घर के पास से गुजरने लगता है तो ये अचानक से रुक जाता है। रेखा के दादी से कहने लगता है कि इस घर में खून पीने वाली एक बुरी शक्ति है, तुम्हारी पोती कहाँ पर है। रेखा की दादी कहने लगती है स्वामी जी वो तो कॉलेज पर गई है। वो बंदा रेखा की दादी से कहने लगता है कि तुम अपनी पोती को संभाल कर रखना, उसके ऊपर बुरा साया है और इसी तरह उसका एक दुश्मन उसकी बलि लेने के लिए आ रहा है। देवी माँ ही अब तुम्हारी पोती की रक्षा करे। सो उसी रात जब रेखा सो रही होती है तो रेखा के कानों में दोबारा वही आवाज़ सुनाई देने लगती है कि मुझे खून चाहिए रेखा, मैं खून की प्यासी हूँ। तो रेखा उसी तरह से अपनी नींद से जाकर अपने पैरों पर जख्मी करके गिलास में खून भरकर खिड़की के पास रखती है। सुबह होने के बाद जब रेखा उस गिलास को देखती है तो इसमें खून मौजूद नहीं होता। समझ में नहीं आता कि ये गिलास यहाँ पर कैसे आई। दूसरे दिन एक बहुत ही बड़े तांत्रिक को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है विगति। सच में ये बंदा बहुत ही पावरफुल होता है। विगति रेखा के गांव पर आकर किसी राजेश्वरी के बारे में पूछते रहता है। कुछ लोग विगति से कहने लगते हैं कि हाँ राजेश्वरी नाम की एक औरत इस गांव में रहती थी, हमने सुना है कि किसी ने उस पर काला जादू किया, बेचारी मर गई। विगति दोबारा एक औरत के पास जाकर वही राजेश्वरी के बारे में पूछने लगता है तो वो बंदी राजेश्वरी के बारे में बताने लगती है कि वो तो कब का मर चुकी है, लेकिन उसकी एक बेटी है जो कॉलेज पर जाती है। और वैसे स्वामी जी आप क्या लगते हो रेखा के। विगति गुस्से में आकर उस औरत से कहने लगता है कि मैं रेखा की मौत हूँ। इस तरह से उसके ऊपर कुछ तंत्र विद्या करने पर यह औरत बेचारी पैरालाइज हो जाती है। इतना पावरफुल बंदा होता है ये विगति। उसके बाद विगति रेखा के कॉलेज के पास जाकर एक नींबू को रास्ते पर रखता है। मतलब विगति को तो पता नहीं है ना कि रेखा कैसे दिखती है। सो थोड़ी देर के बाद वो चार फ्रेंड्स अपने घर वापस जाने लगते हैं तो देखते ही देखते वो नींबू अपने आप रेखा के पास जाने लगता है और रेखा इस नींबू के ऊपर अपना पैर रखती है। विगति को समझ में आ जाता है कि यही राजेश्वरी की बेटी है। उसके बाद ये जादूगर विगति इस नींबू के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगता है, कुछ तंत्र विद्या। तो एट द सेम टाइम दूसरी तरफ एक किन्नर की आत्मा रेखा के पास जाती है और इसके सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए विगति के पास ले जाने लगती है वो किन्नर की आत्मा। तो उसी वक्त रेखा अपने हाथ में देवी माँ की फोटो लेने पर वो किन्नर की आत्मा गायब हो जाती है, बच जाती है बेचारी रेखा। तो दूसरे दिन रेखा इस बाबा के पास आकर कल जो हुआ वही बात बताने लगती है कि बाबा कल मैंने एक नींबू के ऊपर पैर रख दिया, लगता है उस नींबू में कुछ रिचुअल्स किए हुए थे और वहीं पर एक बंदा बैठा हुआ था जो मुझे ही घूर रहा था। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ विगति दोबारा कुछ रिचुअल्स करने लगता है रेखा को अपने पास बुलाने के लिए। उसी वक्त वो बाबा भी रेखा के साथ कुछ रिचुअल्स को करने लगता है, रेखा के ऊपर कुछ पढ़कर फूकने लगता है, जिसकी वजह से विगति का रिचुअल डिस्टर्ब होने लगता है। विगति बहुत गुस्सा होने लगता है, कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक तुम रेखा को बचा पाओगे। उसी रात जब वो बाबा सुनसान रास्ते से वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो इस बाबा को किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगती है, लेकिन लड़की नजर नहीं आती। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब की लड़की, भयंकर लड़की इसको नजर आती है। इसे देखकर इस बाबा के तो होश उड़ जाते हैं। फाइनली उस लड़की की आत्मा इस बाबा को मार ही देती है। दूसरे दिन वासु तेजा के पास आकर यही बात बताने लगता है कि बाबा जी मर गए और दिखने में ऐसा लगता है कि किसी ने उनको मार दिया जादुई शक्ति से। यह सुनने के बाद तेजा फटाफट से रेखा के पास जाने लगता है और ये दोनों यही समझने लगते हैं कि बाबा रेखा की मदद कर रहा था, इसीलिए किसी ने बाबा को मार दिया। उसके बाद तेजा अपने मामा शंकर के पास आकर यही बात बताने लगता है कि बाबा की मौत हो गई और एक्चुअली बाबा रेखा की मदद कर रहे थे। मामा जी मुझे लगता है कि रेखा की जान खतरे में है, प्लीज आप ही मेरी मदद करिए ना। तो शंकर तेजा को किसी स्वामी जी के बारे में बताने लगता है, कल तुम उनके पास जाकर उनसे मदद मांगो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। खैर उसी रात रेखा एजुअल से अपनी नींद में चलने लगती है
थोड़ी देर के बाद रेखा अचानक से होश में आती है तो तभी ये देखती है कि सड़क के पास तेजा की माँ की आत्मा खड़ी है। ये देखने के बाद बेचारी रेखा बहुत डर जाती है। फटाफट से वो वापस अपने घर चली आती है। इस तरफ तेजा अपने मामा शंकर से पूछने लगता है कि मामा जी, आपने उस लड़की के ऊपर वशीकरण किया था, उसके बाद क्या हुआ? शंकर कहने लगता है, बात ये थी कि उस लड़की की शादी तय हो गई थी। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैंने उस लड़की को हासिल करने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल किया। किसी जगह पर बैठकर वो रिचुअल्स करने लगा मैं। थोड़ी देर के बाद मेरे पास वो लड़की आई। शंकर इस लड़की से कहने लगा, मैंने तुमको गुलाब का फूल लाने के लिए कहा, क्या तुम लाई? तो वो लड़की शंकर के हाथ में देवी माँ की छोटी सी मूर्ति रखती है। यह देखकर शंकर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लड़की शंकर से कहने लगती है कि शंकर, तुम्हारा वशीकरण मेरे ऊपर नहीं चला। शंकर, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन शंकर, अब्बू नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारी कैस्ट अलग है, मेरी कैस्ट अलग है। शंकर, मुझसे वादा करो कभी भी तुम मेरे सामने मत आओ। और दूसरी बात यह है कि दोबारा तुम ये काला जादू ट्राई मत करो। उसके बाद शंकर ने काले जादू को ट्राई नहीं किया, अपने वादे पर कायम रहा। खैर दूसरे दिन तेजा दूसरे गांव पर जाता है उस स्वामी जी से मुलाकात करने के लिए और अपने गांव में जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। वही बाबा के बारे में, रेखा के बारे में, रेखा के बुरे सपनों के बारे में। तो ये स्वामी जी और तेजा पूजा करना स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी तेजा से कहने लगता है कि अगर ये नारियल देवी माँ की तरफ पलटा तो रेखा सेफ है, अगर यह उल्टी दिशा में घूमा जिसका मतलब रेखा की जान को खतरा है। सो उसी तरह से पूजा करते समय ये जो नारियल है ना, ये उल्टा घूमने लगता है जिसका मतलब रेखा की जान को खतरा है। एट द सेम टाइम उसी वक्त विगति अपने अड्डे पर बैठकर काला जादू करते रहता है और जादू का असर रेखा पर पड़ने लगता है। ये अपने हाथ पैर हिला नहीं पाती। उसी तरह बेचारी खून की वॉमिटिंग करने लगती है। इसके मुंह से काफी सारे बाल निकलने लगते हैं और भी बहुत होने लगता है। थोड़ी देर के बाद विगति के पास जो छोटी सी मूर्ति है ना, ब्लैक मैजिक वाली मूर्ति, वो अपने आप जल जाती है। एट द सेम टाइम इस तरफ तेजा के पास वो जो नारियल है ना, वो अच्छी दिशा में घूमने लगता है जिसका मतलब रेखा की जान अब सुरक्षित है। विगति बहुत गुस्सा करने लगता है कि कौन है वो शक्ति जो हमेशा मुझे रोक रही है। रेखा, कभी ना कभी तुमको मेरे हाथ आना ही पड़ेगा। खैर फोर्थ पार्ट का नाम है पर्दे में महंकाली। दूसरे दिन तेजा रेखा के पास आकर इसको हक करने लगता है क्योंकि रेखा की जान बच गई। लेकिन तेजा के मन में काफी सारे सवाल होते हैं जो रेखा से पूछने लगता है। पहला सवाल यह है कि कुछ दिनों पहले तेजा उस बाबा जी के पास गया था उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि इसी बाबा ने रेखा से कहा था ना कि शैलजा के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, उसका तोड़ भी बताया। तो बाबा कहने लगा, तो मैंने तो ऐसा रेखा को कुछ भी नहीं कहा, रेखा ने मुझे इसके बारे में बात ही नहीं की। खैर वो बाबा मनने के बाद तेजा फटाफट से विगति के पास जाने लगा और इससे पूछने लगा कि आखिरकार तुमने बाबा को क्यों मारा, रेखा के पीछे क्यों पड़े हो। विगति कहने लगता है कि कौन बाबा, किसका बाबा, मैं किसी बाबा को नहीं जानता, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे बस रेखा चाहिए, रेखा, और हाँ तुम उसके आशिक हो ना। इस तरह से अपनी तंत्र विद्या से तेजा को हवा में उड़ाने लगता है। इसको वार्न करने लगता है, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हारी भी बलि देनी पड़ेगी बेटा, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और तीसरी बात यह है कि कल जब तेजा उस स्वामी जी के पास जाकर पूजा पाठ कर रहा था, पूजा संपन्न होने के बाद वो स्वामी जी तेजा से कहा कि अब रेखा की जान को खतरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह हमारी पूजा नहीं है बेटा। रेखा के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, ये बात सच है। कोई और दूसरा बंदा है जो उसी ब्लैक मैजिक की मदद से इसका तोड़ निकाला, मतलब रेखा की जान को बचा लिया। तेजा अपने गांव पर आकर थोड़ा बहुत इंक्वायरी करने लगा कि वो ब्लैक मैजिक करने वाला एक और बंदा कौन है। तो वो बंदा और कोई नहीं, खुद रेखा होती है। जब जब रेखा कब्रिस्तान पर जाकर ब्लैक मैजिक करती रहती है तो ये सारी बात बताकर रेखा से इसके जवाब मांगने लगता है। रेखा तेजा से कहने लगती है, तेजा मेरे बारे में जानने से पहले तुमको मेरी बांह के बारे में जानना होगा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यही पर हमको ये बात पता चलती है कि रेखा की माँ और कोई नहीं, शंकर की गर्लफ्रेंड होती है। इसी का नाम होता है राजेश्वरी। एक्चुअली जब जब राजेश्वरी की बॉडी में देवी माँ आया करती थी, गांव के सारे लोग राजेश्वरी के पास आकर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने लगे। गांव वाले राजेश्वरी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो इसी दरमियान में रेखा का फादर कुमार राजेश्वरी से प्यार करके इसके साथ शादी कर लिया। लेकिन सुहाग रात के दिन कुमार राजेश्वरी को एक बहुत बड़ा झटका देने लगता है, और वो झटका ये है कि कुमार नामर्द है, ये राजेश्वरी को बच्चा नहीं दे सकता। और कुमार ने बहुत ही प्लान बनाकर राजेश्वरी से शादी की, क्योंकि राजेश्वरी इसकी बात गांव में नहीं बताएगी, छुपा कर रखेगी।
ये सुनने के बाद फिर भी राजेश्वरी कुमार से कहने लगती है, चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध ना हुआ तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच प्यार तो है ना, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन कुमार बहुत ही साइको किस्म का बंदा होता है, राजेश्वरी को टॉर्चर करने लगता है कि हाँ तुम्हारे तो काफी सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, तुम तो बहुत ही सुंदर नजर आती हो, बताओ कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे, 1 2 3 4, कितने लोगों के साथ सोई हो। इस तरह से हर रात इसको टॉर्चर करने लगता है। खैर इसी दरमियान में एक दिन विगति की नजर राजेश्वरी के ऊपर पड़ती है, जो झटके में विगति को भा जाती है। खैर 5th पार्ट का नाम है वज्रोली रति। विगति राजेश्वरी को हासिल करने के लिए कुमार से दोस्ती करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। कुमार अपने पर्सनल लाइफ के बारे में विगति से शेयर करने लगता है। तो एक दिन विगति कुमार से कहने लगता है क्या और कितने दिन तक वो बांझ बनकर रहेगी, कभी ना कभी तो गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुम नामर्द हो, जब वो माँ नहीं बनेगी। कुमार कहने लगता है इसीलिए हर रात मैं इसको टॉर्चर करता हूँ, जिसकी वजह से वो खुद आत्महत्या कर ले। विगति कहने लगता है कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों राजेश्वरी को काले जादू की मदद से मार देंगे, आसान और फटाफट। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस तरह से दूसरे दिन कुमार राजेश्वरी के बाल, कपड़े, नाखून विगति को लाकर देता है और इसी तरह कुमार के कार में एक मंत्र बोलने लगता है। कहने लगता है कि 7 दिनों तक खाने में खून मिलाकर ये मंत्र पढ़ते हुए तुम अपनी बीवी को खिलाओ, 7 दिन के बाद सब कुछ मैं देख लूँगा। तो कुमार उसी तरह से राजेश्वरी के साथ ऐसा ही करने लगता है। दिन ब दिन राजेश्वरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। आखिरी दिन जब विगति किसी जगह पर बैठकर पूजा पाठ कर रहा होता है तो राजेश्वरी नई दुल्हन की तरह रेडी शडी होकर विगति के पास आती है। एक्चुअली विगति राजेश्वरी के साथ वज्रोली रति नाम का एक ब्लैक मैजिक किया होता है। प्रेजेंट डे पर उसी वक्त रेखा का फादर यहाँ पर आने की वजह से तेजा चले जाता है। खैर उसके बाद तेजा वापस अपने मामा के पास आकर इसी ब्लैक मैजिक के बारे में पूछने लगता है कि मामा वज्रोली रति का मतलब क्या है। शंकर शौक में रहकर पूछने लगता है कि इसके बारे में तुमको किसने बताया। तेजा कहने लगता है कि रेखा ने। तो बाद में शंकर इस ब्लैक मैजिक के बारे में बताने लगता है कि एक्चुअली पहले तांत्रिक वज्रोला मूत्र को प्रैक्टिस करता है, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से पहले पानी को अंदर खींचता है, बाद में दूध का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद मेर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी तांत्रिक मेर्क्यूरी को अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से ऊपर खींचता है तो इस तंत्र विद्या में ये कामयाब हो गया। और एक्चुअली इस तंत्र विद्या में तांत्रिक और दूसरी औरत संभोग करने लगते हैं और ये संभोग मामूली संभोग नहीं होता। तांत्रिक सामने वाले की खूबसूरती और उसकी उम्र अपने अंदर खींचने लगता है अपने प्राइवेट पार्ट की मदद से। तुमने अक्सर सुना होगा ना कि किसी बाबा की उम्र 200 साल है लेकिन वो दिखने में 50-60 साल का लगता है। वो इसी तंत्र विद्या की मदद से है, वो दूसरों की उम्र को हासिल करते रहते हैं। खैर दूसरे दिन तेजा रेखा के पास आकर दोबारा आगे की बात को बताने के लिए कहता है। तो उसी तरह से रेखा अपने माँ के साथ जो हुआ वो बताने लगती है। विगति मेरी माँ की खूबसूरती और उसकी उम्र हासिल करने के लिए इस काले जादू को करने लगा। रिचुअल के दौरान मेरी माँ और विगति संभोग करने लगे, लेकिन उस वक्त विगति का दिमाग सटक गया और वो नॉर्मल संभोग बनकर रह गया। और जो कोई भी काला जादू पलट जाता है, मतलब फेल होता है, तो वो काला जादू उल्टा उसी तांत्रिक के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से विगति पागल होकर इस गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन उसका असर मेरी माँ पर बहुत पड़ा। उस काले जादू की वजह से वो काली शक्तियाँ मेरी माँ को बहुत सताने लगे। मेरी माँ को अजीब अजीब की आवाज़ें सुनाई देने लगे। इन आवाज़ों से तंग आकर एक दिन मेरी माँ आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन तभी राजेश्वरी को उल्टियाँ होने लगती है। तो तब जाके राजेश्वरी को ये बात पता चलती है कि राजेश्वरी माँ बनने वाली है। इसकी कोख में एक जान बसी है और ये जान और किसी की नहीं विगति की होती है, क्योंकि विगति और राजेश्वरी का नॉर्मल संभोग हुआ था ना, जिसकी वजह से राजेश्वरी माँ बनी और रेखा को जन्म देने के बाद राजेश्वरी की मौत हो गई। रेखा कहने लगती है उन्हीं तंत्र विद्याओं की वजह से मुझे कुछ शक्तियाँ हासिल हुई, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। वो तो बस मैं तुम लोगों से झूठ कहती आ रही थी कि मुझे अंधेरे से डर है, आत्माओं से डर है। अगर गांव वालों को ये बात पता चलेगी कि मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं तो गांव वाले उल्टा समझने लगेंगे, मुझे इस गांव से दूर कर देंगे और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती तेजा। अब तुम भी मुझसे कहीं पर दूर ना हो जाओ, इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। अब चलो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ। पहला, शैलजा पर ब्लैक मैजिक हुआ ये बाबा जी ने नहीं कहा, ये मैंने ही फाइंड आउट किया और इसका हल भी मैंने ही शैलजा की फैमिली को बताया। दूसरी बात यह है कि जब मैं उस दिन बाबा के पास गई थी तो वो बाबा मुझे इधर उधर टच करने लगा। तब मुझे ये बात पता चली
कि ये बाबा तो तावीज़ के नाम पर लड़कियों को बुरी नज़र से देख रहा है। मैं तो उस बाबा को अपने पिता समान मानती थी, तो दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए मैंने दूसरी लड़की की आत्मा की मदद से उस बाबा जी को मरवा दिया। और तीसरी बात यह है कि मेरी माँ ऑलरेडी जानती थी कि विगति कभी न कभी मेरे पास ज़रूर आएगा, इसीलिए मेरी माँ की आत्मा ने मुझे कुछ तंत्र विद्याएं सिखा दिया। मेरी माँ की आत्मा हमेशा मेरे साथ होती है तेजा, वो सिर्फ मुझे ही नजर आती है। जब विगति मेरे ऊपर काला जादू कर रहा था, मैं खुद उसका सामना कर रही थी ब्लैक मैजिक की मदद से। उसी तरह रेखा तेजा को एक और शॉकिंग बात बताने लगती है कि तेजा, हर पूर्णिमा के दिन मुझे खून चाहिए, तभी मैं इंसान की तरह रह सकती हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था ना, एक टीनेज लड़की पेड़ के ऊपर चढ़कर मुर्गियाँ खून पीने लगी, वो और कोई नहीं रेखा ही होती है। इसी बचपन में जब रेखा खोपचे में जाकर जब किसी मुर्गी का खून पी रही थी, तो उसी वक्त तेजा की माँ ने देख लिया इसको, और डर के मारे जब वहाँ से भाग रही थी तो एक ट्रक आकर तेजा की माँ को कुचल दिया। तेजा से कहने लगती है कि तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ तेजा। ये सुनने के बाद तेजा शॉक में रह जाता है, बहुत रोने लगता है, और अगली बार किसी इंसान को मेरी वजह से तकलीफ ना पहुँचे इसीलिए मैं खुद मेरा खून पीती हूँ। इस तरह से रेखा अपने बारे में सारी सच्चाइयाँ तेजा को बताने लगती है। तेजा थोड़ी देर के लिए रेखा पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि इसकी वजह से इसकी माँ की मौत हो गई ना। खैर उसके बाद तेजा अपने मामा के पास जाकर ये बात पूछने लगता है कि मामा, तुमने जिस लड़की से प्यार किया वो क्या रेखा की माँ थी, राजेश्वरी? शंकर कहने लगता है हाँ, वो राजेश्वरी थी। राजेश्वरी की शादी जब किसी दूसरे बंदे से हो गई तो मैं दारू का आदी हो गया। हर रात उसके घर के पास जाकर बस दूर से उसे देखकर वापस चले आता, लेकिन कुछ दिनों तक राजेश्वरी अपने घर के पास नजर नहीं आई। इसी दरमियान में एक दिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी कब्रिस्तान के पास विगति काला जादू कर रहा है। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि विगति राजेश्वरी के ऊपर ही काला जादू कर रहा था, तो मैंने विगति के दारू में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसकी वजह से विगति उस दिन मंत्र भूल गया, राजेश्वरी के साथ नॉर्मल कांड कर दिया और पागल होकर भाग गया। और इसी तरह जब जब शंकर को भी राजेश्वरी नजर आती रहती है, और जिस दिन तेजा हवा में उड़ रहा था उस दिन राजेश्वरी ने ही शंकर को इन्फॉर्म किया कि तेजा को जाकर बचा लो। तो शंकर तेजा के पास आकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के तेजा को नीचे लाता है। खैर 6th पार्ट का नाम है चिन्ना मस्ता देवी। खैर एक दिन विगति किसी लड़के के ऊपर जादू करके इस लड़के को मार देता है, और विगति गांव वालों के पास आकर ये सारा इल्जाम रेखा पर डालने लगता है कि रेखा ही इसका कारण है। उसके बाद गांव में पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में विगति रेखा के ऊपर और भी काफी सारे इल्जाम लगाने लगता है कि वो काला जादू करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी दरमियान में विगति रेखा का मुंह बांधकर उसके हाथ एक पेड़ से बांध देता है। गांव वालों से कहने लगता है कि अगर रेखा के अंदर कोई भी बुरी शक्तियां नहीं है तो ये सही सलामत वापस अपने घर पर आएगी आज रात। अगर इसके अंदर बुरी शक्तियां हैं तो ये आज रात मर जाएगी, और कोई भी आज रात यहाँ पर मत आना। और उसी रात विगति रेखा के पास आता है, उस पेड़ के पास। रेखा से कहने लगता है कि मुझे पता था हर पूर्णिमा के दिन तुम खून पीती हो, इसलिए मैंने आज के दिन सेलेक्ट किया, तुमको फंसाया ताकि मैं अपना अधूरा काम पूरा करूं, तुम्हारी बलि देकर और शक्तियां हासिल करूं। इस तरह से रिचुअल्स करने लगता है। इसी दरमियान में तेजा यहाँ पर आता है रेखा को बचाने के लिए, लेकिन विगति तो बहुत पावरफुल होता है। इसी दरमियान में तेजा अपनी जीभ को काट कर वो खून रेखा के ऊपर थूकने लगता है, और रेखा जब इस खून को पीती है तो इसके पावर्स वापस आ जाते हैं। झटके से ये विगति के सामने आकर बैठती है। उसके बाद विगति और रेखा के बीच तंत्र मंत्र की फाइट चलने लगती है। इसी फाइट के दौरान तेजा कोई चीज लेकर विगति के मुंह पे मार देता है ताकि विगति मंत्र ना पढ़ पाए। जब विगति की पूजा भग्न हो जाती है तो इसकी ही शक्तियाँ इस पर टूट पड़ती है, इसको नोच नोच कर खाने लगती है। फाइनली रेखा तेजा से कहने लगती है कि तेजा, हमेशा तुम्हारी माँ की आत्मा मुझे नजर आती है, और तुम्हारी माँ हमेशा से ही तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो बस तुम्हारे सामने जताया नहीं करती थी। ये सुनने के बाद तेजा बहुत खुश होने लगता है और इसी तरह अपनी माँ की आत्मा से माफ़ी मांगने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।